नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। नाउ लेट अस सॉल्व एग्जांपल 1.13। नाउ दिस क्वेश्चन टेल्स द अर्ली मॉडल ऑफ एन एटम। एक ऐसे मॉडल के बारे में ये बता रहा है जो थॉमसन से भी पहले दिया गया था। तो दिस अर्ली मॉडल विच वाज गिवन before Thomson या proposed before the Thomson's atomic model was which? ऐसा कौन सा मॉडल था जो थॉमसन से भी पहले दिया था? This model has suggested that all the positive charge was located in very small region which is centrally located। तो centrally located और उसमें पॉजिटिव चार्ज था। हाँ, निगेटिव चार्ज वाज डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द स्पीयर। और निगेटिव चार्ज इसमें जगह जगह ऐसे जैसे प्लम एंड पुडिंग होती है वैसे ही निगेटिव चार्ज ऐसे डिस्पर्स था, लेकिन इस तरीके से। आप चाहें तो इस मॉडल की तुलना एक तरीके के रदरफोर्ड मॉडल से भी कर सकते हैं। उसमें भी कुछ ऐसा ही है कि पॉजिटिव चार्ज इज सेंट्रली लोकेटेड एंड इलेक्ट्रॉन कैन रिसाइड एट एनी डिस्टेंस, हाउएवर इट विल रिवॉल्व। सो लेकिन इस मॉडल में कहा जा रहा है कि द निगेटिव चार्ज इज स्टेशनरी। तो ये क्वेश्चन स्टेशनरी के बारे में है, तो ये रदरफोर्ड का एग्जैक्ट मॉडल नहीं है। उसमें तो चार्ज रिवॉल्व कर रहा था, ये स्टेशनरी चार्ज के बारे में ऐसा भी किसी साइंटिस्ट ने ऐसा बताया था, तो उसी पर ये क्वेश्चन दिया गया है कि निगेटिव चार्ज स्टेशनरी है, रिवॉल्व नहीं कर रहा है। वैसे तो ऐसा नहीं हो सकता है, वो तो इसी में गिर जाएगा, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो ये आया और आते ही ये गिर गया, सो ये चल नहीं पाया। खैर, अगर हम इस मॉडल की बात करें और टोटल अगर इसका एटॉमिक नंबर Z है, सो एटॉमिक नंबर का क्या मतलब होता है? वो कह रहा है कि Z है, तो Z होने का मतलब है इसके सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्लस Z ही होगा। और चूंकि निगेटिव चार्ज तो डिस्पर्स्ड है, तो हम निगेटिव चार्ज की डेंसिटी निकाल लें। मान लीजिए हम चाहते हैं निगेटिव चार्ज की डेंसिटी निकालना, जबकि इसका रेडियस R है एटम का। ये एक एटम है और उसका रेडियस R है। और हम ये भी चाहते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है कि R डिस्टेंस पर फील्ड निकालो, जबकि ये R इस एटम के अंदर है और जबकि ये R इसकी सरफेस पर है और जबकि ये R इसके बाहर है। तो तीन केस से पूछ रहा है, एक तो यहाँ है, दूसरा सरफेस पर फील्ड निकालो और तीसरा निकालो फील्ड आउटसाइड द एटम। तो तीन चीज़ें पूछी गई कि एटम के आउटसाइड की फील्ड निकालो, एटम के इनसाइड की फील्ड निकालिए एंड एटम के सरफेस की फील्ड निकालिए। नाउ लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट द निगेटिव चार्ज डेंसिटी। क्योंकि निगेटिव चार्ज डिस्पर्स्ड है, तो उसके हिसाब से हम वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक स्फीयर है और स्फीयर में जो निगेटिव चार्ज है वो डिस्पर्स्ड है एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज इज सेंट्रली लोकेटेड। तो हम बाद में नेट चार्ज निकाल लेंगे प्लस जेडी को जोड़ के। सबसे पहले निगेटिव चार्ज की डेंसिटी निकालते हैं। सो निगेटिव चार्ज डेंसिटी, सो निगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या होगा? इट इज इक्वल्स टू रो। तो टोटल चार्ज इस निगेटिव चार्ज में कितना है? -ZE। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि Z है एटॉमिक नंबर और उसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल जो चार्ज है वो निगेटिव है। और Z इंटू ई, मान लो किसी में 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो निगेटिव साइन के साथ होगा क्योंकि निगेटिव चार्ज है। अच्छा, ये जो चार्ज है ये कितने वॉल्यूम में डिस्पर्स्ड है? सो इसको सॉलिड माना जाता है एटम को, तो टोटल कितने वॉल्यूम में डिस्पर्स्ड है? तो इट इज अपॉन V। व्हाट इज
वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये बात हमें ध्यान देनी चाहिए। निगेटिव चार्ज डेंसिटी रो क्या होती है बताइए? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो हम उसी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये तो हमने चार्ज ले लिया। और अब वॉल्यूम कितना है बताइए? 4/3 पाई आर क्यूब। सो इस तरीके से ये निगेटिव चार्ज डेंसिटी हमने निकाल ली, 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज निगेटिव चार्ज डेंसिटी। नाउ let us find out field inside atom at a distance r। तो तीन केस है, हमने बताया अंदर में, सरफेस पर और बाहर। तो पहला केस लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड केस 1, इलेक्ट्रिक फील्ड for r is less than r, जबकि जो r है वो उसके एटॉमिक रेडियस से कम है, दैट इज पॉइंट इज इनसाइड एटम, पॉइंट इज इनसाइड एटम। अब देखिए, तो ऐसे केस में हम ये देखेंगे, जब हमें r पे निकालना है तो क्यों ना r पर एक गॉसियन सरफेस ले ली जाए। तो ये हमने एक गॉसियन सरफेस ले ली r पर, जहाँ भी निकालना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर गॉसियन सरफेस हम ले लेते हैं। तो और हम नेट फ्लक्स देखें ऐसा निकालने के लिए, तो फाई इज इक्वल्स टू, इट इज इक्वल्स टू E डॉट एस, ये होगा। अब जरा देखें कि फाई इज इक्वल्स टू E डॉट एस, लेकिन फाई क्या होता है? गॉस लॉ से 1/एप्सिलॉन नॉट, एंड इस रीजन के अंदर कितना चार्ज है? Q चार्ज, एंड दिस इज E एस। अच्छा, इसके अंदर देखें तो पॉजिटिव चार्ज तो पूरा है और निगेटिव चार्ज थोड़ा है, थोड़ा बाहर है। तो इतने को सिर्फ देखो, अभी हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो इसके अंदर नेट पॉजिटिव चार्ज होगा। सो नेट पॉजिटिव चार्ज होगा, तो जो भी फील्ड लाइंस होंगी नेट पॉजिटिव चार्ज की वजह से, क्योंकि थोड़ा निगेटिव चार्ज थोड़े पॉजिटिव चार्ज से तो कट जाएगा। मान लो 10 प्रोटॉन अंदर हैं और यहाँ 3 ही 4 प्रोटॉन हैं, तो तब भी तो 6 नेट प्रोटॉन एक्स्ट्रा अंदर हुए। तो क्योंकि बाहर बच गए ना, हमने सारा एनसर्कल तो किया नहीं है। तो इस तरीके से इसके अंदर थोड़ा निगेटिव चार्ज है बट पूरा पॉजिटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज पॉजिटिव हुआ है और उसकी वजह से फील्ड बाहर की तरफ हुई रेडियली। तो और सरफेस एरिया भी बाहर की तरफ हुआ, तो सरफेस एरिया भी बाहर और फील्ड भी बाहर। तो ई और एस वेक्टर अलोंग हुए, ई और एस वेक्टर अलोंग हुए, क्योंकि सरफेस एरिया तो सरफेस से बाहर होगा और फील्ड इसलिए बाहर गई क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा निगेटिव थोड़े से पॉजिटिव से कट गया, बाकी पॉजिटिव बच गया। टोटल तो सेंट्रली लोकेटेड पॉजिटिव चार्ज है। तो इसलिए यहाँ पर आप लिख लें cos 0 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि ई एंड एरिया वेक्टर आर अलोंग एज ई वेक्टर एंड एस वेक्टर आर अलोंग। तो ऐसा हमने ले लिया। अच्छा, इसमें चार्ज कितना हुआ? 1/एप्सिलॉन नॉट ले लीजिए। तो चार्ज दो हैं, एक तो Q प्लस और एक Q माइनस, दो तरीके के चार्ज हैं। तो पॉजिटिव चार्ज कितना है? पॉजिटिव चार्ज ZE है। E को यहाँ पर प्रोटॉन का चार्ज रखा गया, जो भी E का चार्ज है वो पॉजिटिव ले लें। और निगेटिव चार्ज कितना है? तो निगेटिव चार्ज इज जो भी चार्ज डेंसिटी है और मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ये है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी इनटू तो जो हमारा वॉल्यूम है,
तो उससे हमें निगेटिव चार्ज का पता चल जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या होती है कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो हमारे वॉल्यूम का कितना निगेटिव चार्ज, तो पर यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज तो इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज, इससे हम निगेटिव कैलकुलेट कर लेंगे, जहाँ पर रो की वैल्यू हमने पहले से ही निकाल कर रखी हुई है निगेटिव चार्ज के लिए। पॉजिटिव हमने पूरा ले लिया और निगेटिव के लिए चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ले लिया, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ले लिया है। अच्छा, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ई, और जो सरफेस है आपकी, जो गॉसियन सरफेस है, अच्छा वो सरफेस का कितना एरिया होगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ लिख लें 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, हमें ई चाहिए, फील्ड का पता लगाना है। अच्छा, अब रो की वैल्यू रख लें तो मैं ई को यहीं रहने देता हूँ और ई को यहीं रहने देता हूँ, 4 पाई आर स्क्वायर इसके नीचे ले आता हूँ, तो 1/4 पाई एप्साइलन नॉट और आर स्क्वायर बाहर ले लिया। तो इधर जेड ई और रो की वैल्यू मैं रख रहा हूँ, देखो रो की ये वैल्यू ये पूरी रख रहा हूँ रो की जगह पे, क्या थी बताइए, जेड ई, और निगेटिव के साथ थी तो निगेटिव भी लगा दिया, अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। क्यों, क्योंकि टोटल निगेटिव चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, इसी से तो हमने निगेटिव चार्ज डेंसिटी निकाली थी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, और हमारा वॉल्यूम कितना है दिस इज इक्वल्स टू ई, ये ई हो गया। देखा जाए तो 4/3 पाई और 4/3 पाई कट गया है, और अब हमारे पास क्या आ गया है, जेड ई को भी कॉमन ले लीजिए, और 4 पाई एप्साइलन नॉट, तो ये है ही है, और जेड ई भी हमने बाहर ले लिया। और अब ये जो आर स्क्वायर है इसको अंदर ले लीजिए, ये देखिए हमने जेड ई बाहर ले लिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था ही, आर स्क्वायर अंदर ले लिया, तो ऐसा करने से यहाँ तो 1/r स्क्वायर हो गया, और यहाँ माइनस, यहाँ क्या है आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर आर क्यूब, ये हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। लेकिन यहाँ आर स्क्वायर से ये क्यूब हट जाएगा तो r/r क्यूब हो जाएगा, जेड ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर माइनस r/r क्यूब, तो ये चीज़ हो गई। तो ये इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो हमने निकाल लिया, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। हाउएवर इट इज़ रेडियली आउटवर्ड, तो आप एन कैप लगा सकते हैं और ये बता सकते हैं कि द चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव से कट गया तो वो सेंटर से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये केस 1 हमने डिस्कस कर लिया है। अब केस 2 डिस्कस करो। केस 2 क्या है, एट द सरफेस ऑफ एटम, एट द सरफेस ऑफ एटम, तो सरफेस ऑफ एटम पे अब डिस्कस करें। नाउ सरफेस ऑफ एटम पे डिस्कस करने के लिए फील्ड हमें चाहिए, तो फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट एस। सो ई डॉट एस को क्या कह सकते हैं, ई एस कॉस थीटा, और इसको क्या कहते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू टाइम्स, ये गॉस लॉ है कि द फ्लक्स, नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। लेकिन अब अगर आप किसी चीज़ की सरफेस पे निकाल रहे हैं, एटम की सरफेस पे, तो टोटल इसके अंदर z माइनस जेड ई निगेटिव चार्ज और प्लस जेड ई सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज, तो टोटल तो जीरो हो गया, सेंटर पर प्लस जेड ई प्रोटॉन हो गए और निगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके में डिस्पर्स्ड हैं, तो वो भी तो माइनस जेड ई हुए। तो क्योंकि किसी भी एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना निगेटिव, तो अगर हम इसके सरफेस पे एक एनवलप बनाते हैं
तो उस केस में उसके अंदर नेट चार्ज तो जीरो ही होगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होंगे उतने प्रोटॉन पे होंगे और उनकी संख्या भी समान होगी। तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनसाइड एन एटम टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज। इनसाइड एन एटम टोटल नेगेटिव charge is equal to total positive charge. As atom is electrically neutral as a whole, as atom is electrically neutral as a whole, so Q ज़ीरो हो गया। Q को हम ज़ीरो रख दें। अब Q ज़ीरो हो गया तो यहाँ ज़ीरो रख दो, क्योंकि हमारी गॉसियन सरफेस तो पूरे एटम को ही कवर कर रही है। एटम के आउटर सरफेस पे तो हमारी गॉसियन सरफेस है, तो उसके अंदर जीरो ही चार्ज हुआ, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। 0/ε0 इज इक्वल्स टू ES cos थीटा। तो ये जीरो हो गया लेफ्ट में, और राइट में हो गया ES cos थीटा। तो फिर E क्या हो गया, 0/S cos थीटा। तो फिर E क्या हो गया, ज़ीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ एटम इज ज़ीरो, क्योंकि चार्ज ही उसके अंदर टोटल नेट चार्ज इनक्लोज जीरो होगा, तो क्या फ्लक्स होगा। और फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज द फील्ड। जब उस एटम के अंदर कोई फ्लक्स ही नहीं है, जब चार्ज नहीं है, चार्ज ना होने से फ्लक्स नहीं है, देख लो, चार्ज होता तो फ्लक्स होता, चार्ज ही नहीं है तो क्यू के ना होने से फ्लक्स नहीं हुआ, और फ्लक्स पर यूनिट एरिया, क्योंकि इसको नीचे लाओगे तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया को फील्ड कहते हैं। जब फ्लक्स ही जीरो हो गया तो फील्ड क्या होगी, ऐसे डिवाइड कर दिया, फील्ड कुछ मिली ही नहीं। जहाँ पर S cos थीटा इज ए परपेंडिकुलर वेक्टर, जो भी है फील्ड के मतलब जो, या ये कह सकते हैं एरिया वेक्टर अलोंग द फील्ड इज इक्वल्स टू, और उसमें से जितना भी फ्लक्स जा रहा हो उसी को कहते हैं, दैट इज द फ्लक्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल्स टू द फील्ड। फ्लक्स ही नहीं है तो फील्ड क्या होगी। सो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ एटम इज ज़ीरो। सो electric field at the surface of atom is zero. Electric field at the surface of atom is zero. Now case 3, R is greater than R. तो R अगर ग्रेटर देन R करना है तो उसके लिए यहाँ पर जो हमने बनाया था फिगर, उसमें यहाँ से ये बड़ा है R, ये है पूरा R जो एटम के बाहर है, वहाँ से होते हुए एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लें आप। ऐसे हमने एक गॉसियन सरफेस यहाँ से होते हुए ड्रॉ कर ली, ये देखिए। सो नाउ वी हैव ड्रॉन ए गॉसियन सरफेस थ्रू दिस। अब देखिए तो ये हम एटम के बाहर चले गए, दैट इज आउटसाइड एटम। तो नाउ फाई इज इक्वल्स टू E डॉट एस, फैराडेज लॉ। सो फाई क्या होता है, 1/ε0 Q इज ES cos थीटा। अच्छा, जब एटम के बाहर जाके एक उसमें एक एनवेलप बनाओगे तो एटम तो न्यूट्रल है, उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है। तो आपने यहाँ एटम की सरफेस पे एनवेलप बनाया तो भी जीरो चार्ज हाथ लगा, और बाहर बना लो तो भी जीरो ही हाथ लगेगा, क्योंकि इसके अंदर जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज -ZE और +ZE। जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन और उतना ही निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। तो चाहे आप बाहर भी चले गए
तो उस केस में भी आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, टोटल चार्ज 0 है। So in this case also, in this case also Q is equals to 0 as atom is electrically neutral, as atom is electrically neutral. तो 0 अपॉन एप्साइलन नॉट इज इक्वल्स टू ई एस कॉस थीटा। तो 0 इज इक्वल्स टू ई एस कॉस थीटा। तो ई क्या हो गया, 0/s कॉस थीटा। तो ई क्या हो गया, 0। सो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ एटम and outside the atom is 0. Electric field at a distance r, ठीक है, from center is 0, वो 0 हो गई। तो जो भी फील्ड होगी वो सिर्फ एटम के अंदर अंदर होगी, जो मॉडल दिया गया है प्रिमिटिव स्टेट का, ना उसकी सरफेस पर होगी ना उसके बाहर होगी। तो ये हमने तीनों केसेस में आपको बता दिए कि किस तरीके से होगी। तो सेकंड और थर्ड केस में ये ऐसा होगा। और जैसे देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा फील्ड तो यहाँ पे होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे आप यहाँ पे फील्ड निकालो सबसे ज़्यादा होगी। फिर दूर जाते जाओ तो दूर जाते जाओगे तो प्लस चार्ज से निगेटिव चार्ज कैंसिल होता जाएगा, और फिर यहाँ आते आते ये 0 हो जाएगी, और फिर इसके आगे आगे 0 ही रहेगी। तो सबसे ज़्यादा फील्ड यहाँ, फिर कम होती गई, और कम होने के बाद फिर बाद में 0 ही रही। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है कि इस तरीके से कुछ होगा ग्राफ। कैसा ग्राफ होगा, मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हम एक पॉइंट ले लेते हैं कि बिल्कुल सेंटर इतना छोटा है कि आप ये समझिए कि उसी में सारा चार्ज कंसंट्रेटेड है, वो पिकोमीटर के साइज़ का है। सो ये r डिस्टेंस हो गई। तो वहाँ पर सेंटर में मैक्सिमम फील्ड फिर धीरे धीरे कम होती होती सरफेस तक आ गई, और सरफेस के आगे 0 हो गई। ये है वो सरफेस तक आते आते यहाँ पर r इज़ लेस देन r है, और यहाँ r इज़ ग्रेटर देन r है। तो फील्ड का ये ग्राफ होगा कि पहले तक तो कुछ होगी, और मैक्सिमम तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसके चारों ओर का जो गॉसियन सरफेस है वही वो मैक्सिमम फील्ड होगी। तो ये चीज़ आप जान लें। तो अगर आप ये चीज़ है इस तरीके से यहाँ पर फील्ड होगी। अगर आप सोचते हैं कि ये भी एक थोड़ा रीजन है, ये भी एक थोड़ा रीजन है, और हम इसके अंदर भी चलें, आप इसे फाइनाइट रीजन मानते हैं, तो अब अंदर जाओगे तो फिर पॉजिटिव चार्ज में भी कमी होती जाएगी, तो उस फील्ड में भी कमी होती जाएगी। तो यानी फिर मैक्सिमम तो इस सरफेस पे होगी। तो इसलिए आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि मान लो इसको आपने फाइनाइट रीजन माना तो, और बिल्कुल सेंटर पर आ गए तो फिर पॉजिटिव चार्ज से भी हाथ धो बैठोगे। तो ऐसे केस में ये जो फील्ड होगी वो इस तरीके से बढ़ेगी, यहाँ से ये ऊपर गई, और पॉजिटिव चार्ज का जब पीक आया तो फुल हो गई, और फिर उसके बाद पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कटने लगे तो ये हो गया। तो ये वो छोटा रीजन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर उसे नेग्लेक्ट कर दें तो सिंपली ऐसे ग्राफ बना लें। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया। इसी के साथ ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर्स ख़त्म होता है, चैप्टर ख़त्म होता है। जो इसके क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको इसके कंटिन्यूएशन में करवा देंगे। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही, और बाकी जो भी है इसमें कुछ चीज़ों के बारे में आप और जान लें। एक दो बात मैं और बता दूं आपको कि देखिए,
बुक में दिया हुआ है कि सबकी डायमेंशंस भी हमें जाननी चाहिए। तो डायमेंशन का मतलब है कि एरिया वेक्टर का डायमेंशन। तो एरिया वेक्टर क्या होगा, डेल्टा एस, और इसका डायमेंशन अगर आपको चाहिए तो डायमेंशन ये इस तरीके से निकालना पड़ेगा। तो इट इज़ एल स्क्वायर एरिया वेक्टर। अब ये देखिए डाइपोल मोमेंट क्या होता है, पी। इसका डायमेंशन देखिए, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज, तो चार्ज का डायमेंशन और इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। सो 2a उसके बीच की डिस्टेंस है। चार्ज होता है कूलम्ब। सो चार्ज के लिए आप क्या लिख सकते हैं, कूलम्ब। लेकिन क्यू खुद क्या होता है, आई टी, और डिस्टेंस का तो सीधा सीधा मीटर है, तो इसकी यूनिट है 2a है, तो आप इसे l लिख लें, इसकी डायमेंशन। और इसकी डायमेंशन के बारे में सोचें, ये होता है एम्पियर, और टाइम की क्या डायमेंशन होती है, t। और ये हो गया l इसी के साथ अब लगा दो। क्यों, क्योंकि एम्पियर भी एक डायमेंशन है, तो इसलिए डाइपोल मोमेंट की हमने आपको डायमेंशन बता दी। अब जरा देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, और जो फ्लक्स होता है वो दैट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एस और कॉस थीटा। कॉस थीटा की तो खैर कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी एफ बाई क्यू। तो उसकी डायमेंशन लेनी पड़ेगी, फोर्स पर यूनिट एक्टिंग चार्ज की यूनिट, एक कूलम चार्ज पे जो फोर्स एक्ट करता है और जिस दिशा में एक्ट करता है। एक कूलम चार्ज ले लो अपने हाथ में, यानी 6.25 इंटू 10⁻18 प्रोटॉन ले लो, उस पर जो चार्ज जो फोर्स एक्ट कर रहा है वही फील्ड है, और जिधर एक्ट कर रहा है उधर ही फील्ड है। तो हमने ई की जगह ये रखा, और एस की जगह क्या रखा बताओ, ये तो एस है, तो आप एस को एस ही रख दें थोड़ी देर के लिए। और कॉस थीटा की तो नो डायमेंशन, उसके लिए कुछ भी डायमेंशन नहीं है। अच्छा, फोर्स क्या होता है, फोर्स की डायमेंशन न्यूटन होती है, या डायमेंशन में एम एल टी टू द पावर -2। और क्यू की अभी आपको बताई, क्यू की क्या होती है, आई टी। आई टी का मतलब आई एम्पियर से और टाइम टी से होता है। तो ये हमने ऊपर फोर्स की डायमेंशन बता दी, और ये देखो क्यू की बताई ए टी, तो ए टी हो गया। एस की क्या होगी, एल स्क्वायर। तो ये मिल के क्या डायमेंशन हो गई, एम एल क्यूब टी टू द पावर कितना हो गया, -2 और -1, -3 और ए। तो ये हो गई फाई की डायमेंशन। सो ये हो गई फ्लक्स की डायमेंशन। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायमेंशन होगी, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायमेंशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट, ये फोर्स पर यूनिट चार्ज, या तो ये चीज हो गई। तो यहाँ पर जिधर फोर्स होगा उधर ही फील्ड होगी, यहाँ पर यूनिट चार्ज हो जाएगी। मान लो 2 कूलम पे कितना फोर्स, तो 2 से डिवाइड कर दो, फिर आ जाता है ये। तो ये चीज हो गई। अब जरा देखो फोर्स की क्या डायमेंशन होती है, एम एल टी टू द पावर -2, और क्यू क्या होता है, आई टी। आई टी का मतलब है एम्पियर, और टाइम की डायमेंशन टी। तो इन सब डायमेंशंस को एक साथ कर दो तो फील्ड की आ जाएगी। सो एम एल टी टू द पावर -3 ए टू द पावर -1, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन। अब बात की जा रही है चार्ज डेंसिटी की डायमेंशन। सो चार्ज डेंसिटी कई तरीके की होती है। लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी, सो वो होती है Q बाई एल, तो उसकी डायमेंशन। Q होता है आई टी, आई यानी करंट, करंट की डायमेंशन एम्पियर। T
टी यानी टाइम, तो उसकी डायमेंशन टी, और लेंथ की डायमेंशन, क्योंकि चार्ज पर यूनिट लेंथ को लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, तो ये एल हो गया। तो इससे आप निकाल लें। सो इट इज नाउ ए एल टू द पावर -1 टी, ए को बाद में लिखना चाहिए। सो एल -1 टी और लास्ट में ए। लेमडा की बता दी आपको। अब देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी डायमेंशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की डायमेंशन देखें, इट इज इक्वल टू क्यू बाई एरिया। तो Q तो IT होता है, तो A इंटू टी आई होता है करंट, तो एम्पियर, और ये टाइम। और ये A और ये अलग है, ये एरिया है, तो L स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये Q इज इक्वल्स टू IT, I का एम्पियर है और ये A एरिया है। तो आप चाहें तो इसे एरिया फुल लिख सकते हैं अगर ऐसी दिक्कत है। तो इसलिए ये L टू द पावर -2T इंटू ए, ये डायमेंशन हो गई। अगर आप वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का पता करें, सो दिस इज Q बाई V, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। Q होता है IT, I यानी इलेक्ट्रिक करंट, उसकी डायमेंशन एम्पियर होती है, टाइम की T, और वॉल्यूम की होती है L क्यूब। तो इससे हो जाएगा L टू द पावर -3T और ए। तो ये हो गई, हमने आपको सारी डायमेंशंस जो बुक में दी थी वो सारी की सारी करा दी, ये देखिए। तो दिस वाज द डायमेंशन, फिजिकल क्वांटिटी, सिंबल, डायमेंशन, उसकी यूनिट भी आप कर सकते हो, और यूनिट पता करने के बाद और जो भी रिमार्क्स हैं वो भी पता कर सकते हो, वो बुक से देख सकते हो कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो ये बात हो गई। खैर इन सब की यूनिट तो कूलम्ब पर मीटर है, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, क्यू बाई ए, और कूलम्ब पर मीटर क्यूब। बाकी जहाँ तक बात है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम्ब, ये हम लोगों ने कई बार देखी है। और फ्लक्स की भी यूनिट आप देख सकते हैं, ये देखो। तो जो फ्लक्स है, फ्लक्स क्या होगा, न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन F/Q होता है कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर। डाइपोल मोमेंट की कूलम्ब मीटर, एरिया वेक्टर की मीटर स्क्वायर, तो यूनिट तो आप लोग निकाल लोगे। सो इन दिस वे वी हैव सीन वेरियस डायमेंशंस और उनकी यूनिट्स हमने देख ली। तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर ख़त्म होता है, और इसकी एक्सरसाइज हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तो आपको सिखाएंगे कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज। थैंक यू बच्चों।